आपका आईएएस जन में स्वागत है। हेल्थ एजुकेशन का हम लोग सीरीज कर रहे थे और सब्जेक्ट वाला पार्ट हम लोग कई टॉपिक किए थे। अब आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में देखा जाए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईच एंड एवरी टॉपिक से और यूनिट से, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला दिया हुआ है, उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके आसपास क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बात करेंगे। तो आप ये सिलेबस आप जानते ही हैं कि वो यूनिट में डिवाइड है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और फोर्थ यूनिट, और इसमें 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट है। तो देखा जाए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ये देखा जाए क्वेश्चन के बारे में आपको सब कुछ जानना है और नेशनल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो नेशनल अकाउंटिंग से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जैसे आप जीएस वगैरह में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो कुछ हम रूल बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए ग्रास और नेट क्या है इसमें, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखा जाए अगर हमें ग्रास से नेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिप्रेसिएशन है उसे माइनस कर देंगे। मतलब जो डिप्रेसिएशन है मूल्यह्रास होता है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदे उसकी वैल्यू लगातार क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जैसे कोई नया सामान आप कार ही खरीद लें, अब उसको बेचेंगे तो सेकंड हैंड में हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। धीरे धीरे जैसे आप यूज करेंगे उसका डिप्रेसिएशन होता रहेगा, जिसे हम लोग वियर एंड टीयर बोलते हैं, उसे डिप्रेसिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डिप्रेसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये नेट आ जाता है। इसका उल्टा अगर हम लोग इसमें डिप्रेसिएशन ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नेट से ग्रास हो जाएगा। तो अगर हमें ग्रास से नेट बनाना है तो हम उसमें से डिप्रेसिएशन माइनस कर देंगे, अगर इसका अपोजिट करना है तो प्लस कर देंगे। दूसरा देखा जाए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेशनल और डोमेस्टिक वाली बात आता है। नेशनल और डोमेस्टिक वाला बात, ठीक है। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डोमेस्टिक को नेशनल से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेशनल से यानी कि डोमेस्टिक नेशनल ये कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ नेट फैक्टर इनकम, या और नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एबॉर्ड बोला जाता है। इसमें जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है इंपोर्ट से तो उसे कह सकते हैं हमारे पास बेनिफिशियल अकाउंट, मतलब इकोनॉमी है, और ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और ये देखा जाए लॉस में हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और अगर इसका अपोजिट हमें करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एबॉर्ड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसी तरह से एक और यहाँ पे फार्मूला हम बता रहे हैं, तीन फार्मूले से आप सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एक और आता है कि एक मार्केट प्राइस होता है और उसका दूसरा क्या है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर इनकम, अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम बनाना है तो हम लोग यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर इसका उल्टा करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये देखा जाए एक तरह से गोल्डन रूल आप समझ सकते हैं, इससे आप सब कुछ आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। सबसे पहला है कि आप बताइएगा, यहाँ पे हमें नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मूल्यह्रास घटाकर, जब हम मूल्यह्रास घटाते हैं किसी में से तो क्या आता है, अभी हमने यहाँ पे नेट आ जाएगा, यानी कि ग्रास नेशनल, ये डिप्रेसिएशन तो आपको क्या आ जाएगा, वहाँ पे ग्रास वाला आ जाएगा। तो ये तो नेशनल इनकम होता नहीं है, ठीक है, पहला तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डिप्रेसिएशन घटाकर और विदेशी से प्राप्त निवल जो कर होता है नेट फैक्टर इनकम अबॉर्ड जोड़ा जाता है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। अब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट का डिप्रेसिएशन अप्रत्यक्ष जो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी घटा जोड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, और ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, तो नेशनल इनकम के लिए देखा जाए फार्मूला आप क्या जानते हैं कि जैसे ऊपर हमने दिया है कि नेशनल इनकम इसे या मतलब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट भी बोला जाता है इसे, और ये देखा जाए जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन और माइनस इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है और प्लस सब्सिडी, ये आपका क्या है नेशनल इनकम है, यही सी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम क्या है, इसे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आया, नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है, तो एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में मतलब क्या डिफरेंस हमने यहाँ पे बता दिया आपको। ये आप तीनों पॉइंट अगर समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। अब इसमें नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है क्या है, तो आप समझ रहे एक तरह से डिफिनीशन पूछ रहा, तो इसमें जो अंतिम वस्तुएं और सेवा फाइनल गुड एंड सर्विसेज के मौद्रिक मॉनेटरी वैल्यू के बराबर होता है पूरे ईयर पे। एक निश्चित अवधि यूजली 1 ईयर में देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाएं फाइनल गुड एंड सर्विसेज के कुल मौद्रिक मूल्य टोटल मॉनेटरी वैल्यू का योग ही क्या होता है यहाँ पे नेशनल इनकम बोला जाता है। इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और आर्थिक मतलब डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड लिविंग में ये भी यहाँ पे देखा जाता है। ये एक फाइनेंशियल ईयर है, जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी होता है, एक क्लोज इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में फॉरेन से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। आजकल के दुनिया में देखा जाए कि रेयरली कोई क्लोज इकोनॉमी होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह को लोग बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए परफेक्ट कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में कोई भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, उसे हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। अगर यहाँ पे ओपन इकोनॉमी का है तो अभी जैसे हमने नेट फैक्टर इनकम आप अवॉर्ड किया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये आपका क्लोज इकोनॉमी में नहीं होगा, ओपन इकोनॉमी में होगा। तो देखा जाए ओपन इकोनॉमी में यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कंजम्पशन दिया है और आपका इन्वेस्टमेंट दिया है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ये आपका ओपन इकोनॉमी का है। अगर क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो यही हमारे पास इनकम नेशनल इनकम हो जाएगा, जो यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ये वाला पार्ट जो नेट फैक्टर इनकम ऑफ अवॉर्ड है ये नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज इकोनॉमी हो जाएगा, एक टेरिटरी में ही काम करेगा। आप ये अभी थोड़े देर पहले हमने डिस्कस किया था, अगर किसी ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट क्या है इंपोर्ट से मतलब ग्रेटर है तो वो ट्रेड सरप्लस कंट्री बोला जाता है। जैसे चाइना वगैरह क्या है, ये ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से। अगर इंपोर्ट लेस देन एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रेड डिफिसिट बोलेंगे, ट्रेड डिफिसिट बोला जाएगा। यानी कि ट्रेड वहाँ पे व्यापार घाटा जिसे हिंदी में बोला जाता है उसे हम लोग व्यापार घाटा बोलेंगे। ऊपर हमने बहुत फार्मूला बताया, जैसे आपको नेशनल इनकम के लिए याद रखना है एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट याद रखना है। और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक मतलब टेरिटरी में ही होगा। अब ग्रास से अगर नेशनल हम लोग करते हैं यानी कि ग्रास में अगर हम लोग यानी कि नेशनल एनएनपी बोला जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अवॉर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ग्रॉस में तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम अवॉर्ड हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। और
आपको पता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन होता है। तो अगर हम लोग नेट एनएनपी बोला जाए तो एन जीएनपी और माइनस क्या होता है, ग्रास को हम क्या कर रहे हैं, नेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिप्रेसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने के लिए विधि नहीं है। तो आपको पता है कि जीडीपी हम लोग 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तो इनकम मेथड है तीसरा, और यहाँ डी क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये मूल ह्रास लागत विधि ये नहीं होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने अगर देखा जाए जीडीपी कैलकुलेशन जो भी रहेगा 3 मेथड से, एक प्रोडक्शन मेथड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है, और उसके बाद इनकम मेथड है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड है, 3 मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड में जैसे आप जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा ये। और इनकम मेथड में आपको वही सारी चीज़ ऐड कर लेना, जैसे वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये इनकम मेथड हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने जीडीपी के एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बोला था, ओपन इकोनॉमी में कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट फैक्टर इनकम ऑफ अबॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बी वाला नहीं है, बाकी आपको ए है, सी है और डी है। 3 मेथड से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखा जाए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, 2 तरह के यहाँ पे जीडीपी होगा, या नाम मात्र जीडीपी दिया है और नॉमिनल दिया है, और एक रियल जीडीपी होता है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है एक करंट मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, और जो रियल जीडीपी होता है ये बेस ईयर प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी कि कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस होता है। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने 2026 को बेस ईयर 2011 से 11-12 से लेके चेंज कर दिया कि 22 और 23 कर दिया है, बेस ईयर चेंज हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करें तो नॉमिनल जीडीपी की बात क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों यानी करंट मार्केट प्राइस पे अगर देखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल बोलते हैं। वहीं रियल देखा जाए और नॉमिनल ही देखा जाए, इन्फ्लेशन अगर देखा जाए ज़्यादातर नॉमिनल प्रभावित होता है, आप मतलब इसे मेजर कर सकते हैं। रियल अगर जीडीपी यहाँ पे जीडीपी रियल बोला जाए, रियल जीडीपी, तो वो क्या होगा, बेस ईयर प्राइस पे डिपेंड करता है, बेस ईयर प्राइस। और बेस ईयर देखा जाए 2022 और 2023 है इस समय इंडिया का बेस ईयर। ठीक है, तो इसी में देखा जाए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर तो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी और अपॉन रियल जीडीपी और इनटू 100 कर देंगे, ये जीडीपी क्या होगा, डिफ्लेटर आ जाएगा। और जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह और रियल जीडीपी ये सब मतलब मेजर किया जाता। तो आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर अगर पूछा जाए तो यहाँ नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी ही जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, आपको याद भी होगा। हाँ, तो अगर देखा जाए 1867 और 68 मतलब बिफोर, मतलब गांधी जी बर्थ, मतलब उनका 69 में है, 2 अक्टूबर 69 को हुआ था, 1869, उससे पहले की बात है, मतलब 1 ईयर 2 ईयर पहले की। भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है इंडिया के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पर कैपिटा इनकम एक तरह से बताया,
तो और एक 20 रुपया बताया, और वो कौन है यहाँ पे, दादा भी भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाएगा इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और दूसरा इन्होंने एक थियरी दिया था जिसे धन निकासी सिद्धांत बोला जाता है, और एक बुक उन्होंने लिखा था, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ पे एक थियरी था जिसे हम लोग ड्रेन थियरी बोलते थे, ड्रेन बोल, यानी कि इसे हम लोग धन निकासी सिद्धांत बोलेंगे, निकासी सिद्धांत बोलेंगे। और इन्होंने एक बुक लिखा था उसी में, उस सिस्टम में, तो उसी में ये सब का जिक्र किया था, और उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम है। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड इकोनॉमी में बहुत क्वेश्चन आया, या इकोनॉमी भी कह सकते हैं, और हिस्ट्री में भी ये आ जाता है। हिस्ट्री में ज़्यादा बुक का नाम पूछा गया, इकोनॉमी में आपको ड्रेन थियरी किसने दिया था, या मतलब कि ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये भी पुराना क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ भी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी कि नेशनल इनकम कमेटी का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखा जाए यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पीसी मोहलनबिस थे, और इंडियन स्टैटिक डे भी बनाया जाता है 29 जून को, इन्हीं के बर्थडे पे। तो ये यहाँ पे क्या थे, इंडियन नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक, और इनके साथ जो मेंबर थे, मेंबर भी आपको मेंबर भी नाम याद रखना क्योंकि बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पे नाम दिया है मेंबर का, जो BKRV राव इस कमेटी के मेंबर थे, और दूसरे यहाँ पे थे DR गडगिल थे। तो ये मेंबर थे नेशनल इनकम कमेटी के। ठीक, इसके बाद ही इंडियन स्टैटिक मतलब ISI इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था, और मोहलनबिस को ही हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक भी बोलते हैं। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना था मोहलनबिस मॉडल बोला जाता है, क्योंकि मतलब हैवी इंडस्ट्री की बात उन्होंने किया था। सेकंड वाला मोहलनबिस मॉडल बोला जाता है, बिस मॉडल बोला जाता है। और भी अगर देखा जाए हिस्ट्री से रिलेटेड तो ये सब क्वेश्चन जैसे ऊपर दादा भाई नौरोजी का हो गया, नेशनल इनकम कमेटी कब बना 1949 को, और उसके चेयरमैन कौन थे, मोहलनबिस थे, और मेंबर कौन थे, गडगिल और BKRV राव थे। और आपको पता होगा 2029 में जो आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, और नेशनल सिंपल और NSO था, NSP, तो उसे क्या मिला के बना गया यहाँ पे नेशनल इनकम एस्टिमेशन एजेंसी जो था उसे हम लोग NSO के अंडर में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इसे हम लोग NSO नेशनल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, किसी अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि यानी साइंटिफिक मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। ये भी सबसे पहले किसने, तो ऊपर हमने एक नाम बताया था BKRV राव, तो सबसे पुराने में यही साइंटिफिक मेथड से मतलब स्टडी किया था। और फादर ऑफ साइंटिफिक नेशनल इनकम एस्टिमेशन भी इन्हें बोला जाता है, BKRV राव को, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धन पॉवर्टी के प्रकार हैं
तो अगर देखा जाए पॉवर्टी के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग 3 तरह से पॉवर्टी को मेजर करते हैं। एक एब्सोल्यूट, जो परम निर्धन लोग हैं उसे, और दूसरा रिलेटिवली देखा जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता, और एक और सब्जेक्टिव पॉवर्टी के नाम पे तो एक आ जाता है सब्जेक्टिव पॉवर्टी। फंक्शनल पॉवर्टी कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ये किस टाइप की पॉवर्टी को मतलब यहाँ पे लिया जाता है। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे दिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पूर्ण निर्धनता किसे बोलते हैं, जब व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब खाना, कपड़ा, मकान ये सब नहीं मिल सकता, रोटी कपड़ा मकान जिसे बोला जाता है, तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, समाज के अन्य लोगों से तुलना किया जाता है उनका जीवन स्तर, मतलब कि अच्छे से और ख़राब से, उसे रिलेटिव पॉवर्टी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, व्यक्तिपरक निर्धनता यानी सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या है, ये व्यक्ति स्वयं को गरीब महसूस करता है, मतलब कि कहता है भाई मैं गरीब हूँ, तो उस टाइप के पॉवर्टी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव बोलते हैं। इस पर क्लाट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह से पॉवर्टी होता है। तो आप जानते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारे हैं, एक पॉवर्टी लाइन भी बना है और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है MPI, और वो कंजम्पशन पे होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा यूज किया जाता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देखा जो पॉवर्टी जो ये है कैसे चेक किया जाता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से कमेटी बनी, और इसे आपको याद रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है, उसे पढ़ते हैं। गरीबी पॉवर्टी से संबंधित निम्नलिखित समितियों विशेषज्ञ समूह पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही कालक्रम अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला यहाँ पे लकड़वाला समिति है, और लकड़वाला समिति जो कब आया था, लकड़वाला समिति ये बहुत पुराना है, और इस समिति देखा 1971 का है। ये हम ईयर बता रहे हैं क्योंकि हमें क्रोनोलॉजिकल इसे अरेंज करना है। दूसरा देखा जाए यहाँ पर दिया है रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी कह सकते हैं, अगर सबसे लेटेस्ट कमेटी है, 2012 में बना था, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो दिया था ये आपको 2014 में दिया था। रिपोर्ट अपना 2014 में दिया था, ठीक। तो तेंदुलकर कमेटी इससे पहले है, तेंदुलकर कमेटी, ठीक। अगर तेंदुलकर कमेटी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने लकड़वाला कमेटी 1971 का नहीं है, ये लकड़वाला कमेटी थोड़ा सा 1989 का है, ठीक है। और ये यहाँ पे दाडेकर यानी कि रथ कमेटी, रथ समिति जो थी, ये आपका 1971 है, ठीक। और यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी है, ये आपको रंगराजन कमेटी इसीलिए बना था तेंदुलकर कमेटी को चेक करने के लिए कि उन्होंने जो डेटा दिया सही दिया है कि नहीं। तो इनका जो है कमेटी 2005 का है, और इन्होंने रिपोर्ट 2009 में दिया था। उसके बाद आपको 2012 में रंगराजन कमेटी बना। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। सबसे पहले देखा जाए यहाँ आता है क्या ऑप्शन, तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि दाडेकर और रथ हैं सबसे पहले 4th, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका तेंदुलकर कमेटी आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, उसके बाद आपका सेकंड, यानी सेकंड सबसे लेटेस्ट है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला यहाँ पे जो सबसे पुराना था दाडेकर एंड रथ कमेटी, तो ये कैलोरी आधारित था, मतलब कैलोरी, जैसे आपको पता होगा 2400 कैलोरी मतलब गांव के लिए जो मतलब हैवी वर्क करते हैं फिजिकल, और 2100 कैलोरी एनर्जी चाहिए दिन में जो लाइट वर्क करता है शहर वाले। तो इन्होंने ऐसा लिमिट बताया, बहुत बार एग्जाम में आया। दूसरा यहाँ पे लकड़वाला कमेटी है।
लकड़वाला कमेटी ज़्यादातर मतलब स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन वहाँ पे मतलब बताया इन्होंने, की पॉइंट केवल बता रहे हैं। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, ये ज़्यादातर देखा जाए मतलब कि रुपया के बेस पे बताया कितने रुपए हो सकता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को भी शामिल इसमें किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को किसने सबसे पहले पॉवर्टी में शामिल किया, तो तेंदुलकर कमेटी था। रंगराजन कमेटी एक नई उपभोक्ता, मतलब इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, मतलब इन्होंने एक पर्सन कितना रुपया खर्च करता है और इन्होंने एक फैमिली बता दिया कितना रुपये खर्च करे तो मतलब वो गरीब नहीं होगा ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आता है पॉवर्टी लाइन। अब गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखा जाए एक कॉमन क्वेश्चन है कि अभी जैसे हमने नाम गिनाया तो उसमें देखा जाए ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, और तेंदुलकर थे, सुरेश तेंदुलकर, तो यही हो जाएगा, ये भी नहीं। पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड कोई नहीं है, तो तेंदुलकर यहाँ पे कमेटी आ जाता है। यानी कि भारत सरकार ने गरीबी रेखा के निर्धारण के नए मानक विकसित करने के लिए तेंदुलकर कमेटी विकसित किया, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर थे। और इन्होंने आपको बता दें कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, ये कमेटी 2005 में बना, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो दिया था 2009 में दिया था। और इनका जो बेसिस था वो था हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 3 पार्ट इसमें मतलब दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा कौन नापा जाता है? तो ये देखा जाए आय की विषमता यानी कि इनकम इनइक्वलिटी मेजर किया जाता है। तो एक लॉरेंज कर्व होता है, और ये मतलब कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने 1905 में एक लॉरेंज नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने यानी कि मैक्स ओ लॉरेंज थे, और इन्होंने मतलब इनकम और वेल्थ, संपत्ति और इनइक्वलिटी में क्या था, ग्राफ खींचा था उसे। अब इस ग्राफ में अगर देखा जाए ये ग्राफ क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो मतलब जो क्युमुलेटिव पॉपुलेशन परसेंट यानी कि जनसंख्या का संचयी प्रतिशत दर्शाता है। दूसरा अगर वर्टिकल आ जाता है तो वो क्या बताता है, क्युमुलेटिव इनकम वेल्थ बताता है। ठीक है, और यदि सभी लोग मतलब क्या है, एक लाइन इक्वलिटी है, तो लॉरेंज वक्र क्या होगा, बहुत मतलब लाइन में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनकम इनइक्वलिटी क्या है, तो लॉरेंज कर्व। ठीक है, चक्री यानी कि साइक्लिक पॉवर्टी क्या है, चक्रीय निर्धनता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ तो गिनी कोएफिशिएंट्स भी आता है, गिनी कोएफिशिएंट। तो लॉरेंज कर्व देखा जाए अगर बनाया जाए तो इस तरह से लॉरेंज कर्व आता है। ठीक है, ये लाइन होता है, और इस लाइन को ये मिलाते हैं तो हम लोग ए बी और ए, तो ये मतलब कि ये लॉरेंज कर्व भी इसे भी बोला जाता है। तो लॉरेंज कर्व में देखा जाए क्या आता है, जैसे मान लीजिए 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी बोला जाता है, परफेक्ट इक्वलिटी बोला जाता है। ठीक है, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी बोला जाता है, इनइक्वलिटी बोला जाता है। और मतलब कि लॉरेंज कर्व क्या करता है, आय असमानता, और गिनी कोएफिशिएंट्स क्या करता है, इसके आय वितरण को मतलब कि स्टैटिक रूप में चेंज करता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक यूज करता है इसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे साइक्लिक पॉवर्टी क्या है। ठीक, तो साइक्लिक पॉवर्टी में देखा जाए आपका जो सदैव निर्धन रहते हैं ऐसा तो नहीं है, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, मतलब एक साइकिल में चेंज होते रहते हैं, उसे हम लोग साइक्लिक बोला जाता है। और साइक्लिक में देखा जाए पहले क्या, जैसे बिजनेस साइकिल में रिसेशन आता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, तो उस समय आता है जैसे
साइक्लिक पॉवर्टी ज़्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ज़्यादा आता है, तो आपको ए बी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए ह्यूमन पॉवर्टी HPI किस वर्ष मानव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, ये क्वेश्चन है। UNDP में देखा जाए जो HPI जो जोड़ा गया था ये 1997 में जोड़ा गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने सर्वप्रथम 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक यानी कि HPI ऐड किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता। और वहीं पे देखा जाए UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट में ही जो प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक को भी ऐड किया गया था, वो 2010 में किया था। और इसे हम लोग MPI यानी कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बोला जाता है। इसमें देखा जाए 10 मतलब इंडिकेटर हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। भारत में अधिकतर बेरोजगारी मतलब अधिकांश बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में होता है, तो ये ज़्यादातर इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादा, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए इकोनॉमी का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन में इसलिए रखा गया है। मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हर एग्जाम में आता रहता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे बोला जाता है। आपको पता होगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं जहाँ पे एक ही पर्सन की ज़रूरत होता है लेकिन कई पर्सन काम कर रहे होंगे। एक पर्सन भी उतना ही प्रोडक्टिव होगा जितना 4 पर्सन होंगे, तो 3 पर्सन का प्रोडक्टिविटी एक तरह से बेकार है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और देखा जाए ये कृषि में ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कृषि में ज़्यादा पाया जाएगा कृषि क्षेत्र में, क्योंकि देखा जाए घर में एक पर्सन का काम रहेगा तो उसके साथ सभी लोग मतलब जुड़ जाते हैं, आप देखे होंगे। तो यहाँ पे इसका जो आपका क्वेश्चन है अगर देखा जाए इस तरह से नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है तकनीकी परिवर्तन में उत्पन्न बेरोजगारी नहीं, और श्रमिक की उत्पादकता का काम कम होना, ऐसा भी नहीं। श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये क्या होता है, 0 हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो यही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर का। अब यहाँ पे 17 में क्या दिया है, यानी कि श्रम शक्ति सहभागिता, जिसे हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, LFPR के नाम से आप जानते हैं, न्यूज वगैरह में आता रहता है। ठीक है, तो LFPR में क्या है कि इसमें आपको बताना है कि बेरोजगारी जनसंख्या में प्रति श्रम शक्ति का अनुपात नियोजित के इच्छुक कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पे, जो 15 से लेके 59 ईयर के होते हैं इच्छुक, यानी कि 64 तक भी अब बढ़ा दिएगा, 15 से लेके ये 64 तक भी मतलब चलता है, अभी चेंज किया गया, मतलब जिसे हम लोग सिल्वर हेयर मतलब इकोनॉमी भी एक तरह से इमर्ज हो रहा है, जो मतलब कि ओल्ड एज वाले बहुत वर्किंग आजकल देखे जा रहे हैं, उसमें ऐसा जोड़ा जाता है। यहाँ पे तो ऑप्शन तो आंसर ये हो जाएगा कि आपका नियोजित और नियोजन इच्छुक जो कार्यशील आयु जनसंख्या होगा वही, यानी कि LFPR बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और अगर देखा जाए LFPR मतलब कि आपको याद रखना आगे के लिए, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ये 15 से लेकर 64 वर्ष है। ठीक, और अगर यहाँ लेबर फोर्स आपको निकाला जाए तो आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट जो होगा प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, जो मतलब सीकिंग वर्क होता है उसे बोलेंगे। और LFPR है, LFPR जो होता है तो लेबर फोर्स हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे बताया लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, LFPR हो जाएगा। यही आपको एग्जाम में पूछा गया है, मतलब एक क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो LFPR क्या है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दोनों होता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उसे बोलेंगे जो मतलब काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो इसे हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं, उसे लेबर फोर्स में काउंट होगा। और लेबर फोर्स अपन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंटू 100 क्या हो जाएगा, LFPR हो जाएगा, जिसे हम लोग यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है। रेट है तो 100 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक। तो अलग अलग जैसे लेबर फोर्स हो गया आपको, जो मतलब कार्यरत हैं, जो मतलब रोजगार खोज रहे हैं, वो लेबर फोर्स होता है। वर्क फोर्स केवल होता है, केवल कार्यरत व्यक्ति को ही वर्क फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यही जो जो मतलब श्रम बाजार में भागीदारी है, उसी को हम लोग LFPR बोलते हैं। और वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, जब हम कुल जनसंख्या से मतलब लोगों को प्रतिशत को डिवाइड करते हैं तब निकलता। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है, लेबर फोर्स में बेरोजगारी का प्रतिशत रहेगा, उसे हम लोग बोला जाता है। तो ये सब देखा जाए डेटा जो है NSO निकालता है, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। जैसा हमने आपको बताया था कि वही क्वेश्चन हमने रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको पता होगा कि ये मतलब कि पाकिस्तानी मूल के थे। पाकिस्तानी मूल के मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वहाँ के थे बेसिकली। लेकिन उस समय ये आपको पैदा हुए थे तो वो पाकिस्तान की नागरिकता था, इसलिए पाकिस्तान के बोले जाते हैं। और इनका हेल्प जो किए थे, आपको पता होगा कि वो अमृत सेन थे, नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में यही है, किसके द्वारा, तो महबूब उल हक के द्वारा डेवलप किया गया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम इसे पब्लिश करता है। और इसकी जो अवधारणा था विकास, मतलब कि अमृत सेन का था, महत्वपूर्ण इसमें भूमिका था। तो इसमें क्या क्या मतलब कंसीडर किया जाता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन। और इसमें 3 डायमेंशन में आप जानते हैं कि पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, मतलब कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा आपको एजुकेशन होता है, एजुकेशन में 2 रहेगा, मेन ईयर स्कूलिंग क्या है, और एक्सपेक्टेड मतलब ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है वो। दूसरा यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिविंग के लिए क्या चाहिए, यानी कि GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, यानी कि PP मॉडल पे होगा और डॉलर में कंसीडर किया जाता है, ये रहिए। तो देखा जाए ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है। और ये सबसे पहला रिपोर्ट जो आया था 1990 में आया। और महबूब उल हक क्या है, इसके जनक थे। और यहाँ पे अमृत सेन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा, तो इन्होंने एक अप्रोच इनका फेमस है जिसे हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैपेबिलिटी अप्रोच के ये प्रवर्तक थे, ठीक। और SDI में आय के साथ शिक्षा को भी समान महत्व दिया गया है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे पूछा जाए, ये 1990 में पब्लिश हुआ, तो अगर यूनाइटेड नेशन कब बना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये इसका हेड ऑफिस जो है ये न्यूयॉर्क में है, USA में, ठीक। और ये 1965 के मतलब बना था। और ये प्रतिवर्ष क्या हो HDR पब्लिश करता है, उसी में सब कुछ रहता है, HDI और MPI ये सब उसी में आपका रहेगा, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है, वही पब्लिश करता है प्रतिवर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए UNDP की मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जन्म के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, यानी कि समय
मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 1990 में क्या था, मतलब आपको ताजुब होगा इतना कम था, यानी कि लगभग देखा जाए 60 वर्ष से कम ही है, 58.6 वर्ष था। और 2023 में कितनी हो गई, तो ये 2023 में तो ये बढ़ गई, ठीक है। और कितना बढ़ा, ये 72 हो गया। अब आजकल देखा जाए इसे, मतलब अगर इस समय हम लोग देखें तो इसे करेक्ट मतलब कि जो इस समय मतलब कि 2 तरह के यहाँ पे जीवन प्रत्याशा आता है। ये एक मतलब मेल और फीमेल में देखा जाए, जनरली फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है मेल से ज़्यादा होता है, हर कंट्री में ये रहता है। तो जो मेल का है ये 70.5 है, मतलब 70, और जो फीमेल का है ये 73.6 है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मतलब, तो यहाँ पे आपको 72 याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा। अगर फीमेल का पूछता तो हम 73 वाला लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय ग्रास मतलब राष्ट्रीय सुख यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि GNP की प्रगति की सूचक चुना, मतलब प्रगति को, मतलब अगर देखा जाए डेवलपमेंट को, मतलब किसने ग्रास नेशनल हैप्पीनेस सबसे पहले चुना, तो ये देखा जाए 1972 में तत्कालीन जो भूटान के नरेश थे, जो जिसे हम लोग वांगचुक बोला जाता है, यानी कि जिग्मे सिंगे वांगचुक बोला जाता है, और ये 1972 में उन्होंने बोला था ग्रास नेशनल हैप्पीनेस ही क्या मेन प्रगति का यानी कि डेवलपमेंट का सूचक होना चाहिए, तो ये भूटान ने सबसे पहले यहाँ पे चुना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अब हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बार मतलब पब्लिश होता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि सेकेंडरी हेल्थ केयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ केयर CHC, और जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि द्वितीय स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो ये तो है मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, CHC ही मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोला जाता है, एक SC होता है, उसके बाद PSC प्राइमरी हेल्थ मतलब केयर सेंटर होगा, तीसरा यहाँ पे टॉप लेवल पे CHC होता है जिसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोला जाता है। दूसरा इसमें विशेषज्ञ मतलब विशेष विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जांच सुविधाओं यानी कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी रहते हैं, अस्पताल में भर्ती, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं भी शामिल होती हैं, ये भी बात सही है, CHC में तो ये रहेगा। उसके बाद यह सामान्यतः बड़े शहरों में सुपर स्पेशलिस्ट या जिसे हम लोग जैसे कैंसर ट्रीटमेंट या न्यूरो ये सब के लिए नहीं है, ठीक है, उसके लिए कैटेगराइज नहीं किया, तो यहाँ पे 1 और 2 ही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये देखा जाए कम्युनिटी में हमने पढ़ाया पूरा डिटेल में, LS सब सेंटर होगा, उसके बाद PSC होगा, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद CHC होगा जिसे हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी करेक्ट मैच नहीं है, कौन यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है, तो देखा जाए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राइमरी हेल्थ केयर आशा कार्यकर्ता यानी कि आशा वर्कर और ANM होते हैं, ये सही है, यानी कि जो प्राथमिक देखभाल होता है जिसे हम लोग पैलेटिव केयर बोलते हैं, उसमें ये दोनों कार्यकर्ता आते हैं, ठीक। इसमें आपको जो सही नहीं वो ढूंढना है। दूसरा द्वितीय स्वास्थ्य यानी कि सेकेंडरी हेल्थ केयर में जिला और उप जिला अस्पताल सेवाओं में विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट सर्विसेज होते हैं, भी बात सही है। तृतीय स्वास्थ्य सेवा टर्सरी हेल्थ केयर में कीमोथेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये भी होता है, तो ये भी बात सही है तृतीय में। और फिर प्राथमिक देखभाल यानी कि पैलेटिव केयर रोगों को जड़ से ठीक करने के लिए उन्नत शल्य यानी कि एडवांस सर्जरी, ये सब नहीं, ये पैलेटिव वाला प्राइमरी हेल्थ केयर को ही पैलेटिव बोला जाता है। पैलेटिव का मुख्य उद्देश्य किसी रोग को जड़ से ठीक करना या उन्नत मतलब शल्य चिकित्सा नहीं है, इसके बजाय क्या है ये मतलब क्या करता है गंभीर और जीवन सीमित यानी कि लाइफ
लिमिटिंग जो रोगी होते हैं उसके लिए यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैलेटिव में ये नहीं आएगा, तो डी वाला यहाँ पे गलत है। पैलेटिव में आपको जैसे क्या क्या मतलब प्राथमिक देखभाल में आएगा, जैसे पेन किलर दे दिए, कुछ मतलब कि सिम्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, या कुछ फैमिली सपोर्ट मतलब कर सकते हैं, और जीवन के अंतिम चरण की देखभाल मतलब भी यहाँ पे होता है। तृतीय चरण में आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, न्यूरो सर्जरी कह सकते हैं, कार्डियो सर्जरी, ये सब होता है। तो पैलेटिव केयर का उद्देश्य क्वालिटी लाइफ बढ़ाना है। अगर देखा जाए पैलेटिव केयर में तो आपको याद रखना है WHO के अनुसार ये क्या है, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ की क्वालिटी बढ़ाना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 वाले। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी पब्लिक हेल्थ केयर संरचना के विभिन्न स्तरों को चिकित्सा सुविधाओं यानी कि मेडिकल फैसिलिटी की विशेषज्ञता और जटिल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे और वही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है। तो देखा जाए फिर से आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्राइमरी हेल्थ आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपका सेकेंडरी हेल्थ आ जाएगा, उसके बाद टर्सरी हेल्थ केयर आ जाएगा। बहुत आसान है ये। अब देखा जाए कुछ हम फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनके मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, पहले तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल है, मतलब पहला संपर्क यहीं पे आपको करना है। कॉमन इलनेस ट्रीटमेंट जो रहता है, वैक्सीनेशन भी रहता है, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी हो जाता है, और विशेष कर देखा जाए हेल्थ अवेयरनेस को लेके यानी कि रोगों की रोकथाम के लिए ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है प्राइमरी। सेकेंडरी में कुछ मतलब क्या हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यानी कि CHC वाला हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको एडमिट करने के भी क्या रहेगा, अस्पताल में भर्ती करने के भी व्यवस्था रहेगा वगैरह। टर्सरी में जो एडवांस लेवल होगा यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड केयर होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसे आजकल हर जगह देखा जाए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का बोर्ड लगा रहता है, तो गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ इस टर्सरी लेवल पे होता है। और इसमें क्या कॉम्प्लेक्स सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इंस्टीट्यूट के रूप में देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर में सब सेंटर आ जाएगा, PSC आ जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाएगा। द्वितीय में क्या होगा, CSC आ जाएगा, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी में जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, जैसे एम्स का हम लोग जिक्र कर सकते हैं, एम्स हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, जितने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उस कैटेगरी में आपका आ जाएगा तृतीय कैटेगरी में, यानी कि मेडिकल कॉलेज वगैरह यहाँ पे तृतीय कैटेगरी में आता है, वहाँ सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन पे। अब 24 क्वेश्चन तो वही है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन पे 25 क्वेश्चन में दिया स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन निवारक स्वास्थ्य सेवा यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक, के अंतर्गत टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव और पोषण परामर्श, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग और उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो गया, मधुमेह, बीमारियों की शुरुआती जांच यानी कि अर्ली स्क्रीनिंग शामिल होता है। ये बात सही है, ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये आता। दूसरा आपातकालीन सेवाएं जैसे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत भारत के कई राज्यों कह सकते हैं ट्रामा केयर और 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी वाला रहता है, सेवा चलता है। ठीक है, तो ये देखा जाए एक तरह से कम्युनिटी मेडिसिन हमने डिटेल में डिस्कस किया था और बताया था हर आपके सब्जेक्ट में आपके कम्युनिटी मेडिसिन पार्ट होगा, चाहे आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे या साइकोलॉजी पढ़ेंगे या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, इकोनॉमी में भी आ गया, जियोग्राफी में भी आएगा, कुछ पार्ट हिस्ट्री में आएगा, सबसे कम कह सकते हैं हिस्ट्री पार्ट में रहेगा।
बाकी सब पार्ट में आपको कम्युनिटी हेल्थ मतलब कम्युनिटी मेडिसिन वाला जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो वाला पार्ट आपको रहेगा। तो ये भी एक तरह से कम्युनिटी मेडिसिन का ही पार्ट है। तो इसमें देखा जाए आपको कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन हो गया, एनुअल हेल्थ चेकअप जो होता है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर स्क्रीनिंग, ये सब होता है। और बाकी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो होता है हमने बताया था कम्युनिटी मेडिसिन में EMS का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसे हम लोग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बोलते हैं। इसमें एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक हो गया, ओबेसिटी हो गया, मतलब इमीडिएट मेडिकल केयर के लिए रहता है, जैसे वैन वगैरह। और इसमें एम्बुलेंस भी चलाया जाता है, 108 नंबर का एम्बुलेंस चलता है, ठीक। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो EMS में जैसे ट्रॉमा केयर हो गया, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन हो गया, CPR जिसे हम लोग बोलते हैं। CPR जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, CPR का फुल फॉर्म यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो इसका देखा जाए हम यहाँ फुल फॉर्म लिख दें, कार्डिक से रिलेटेड होता है। और पल्मोनरी, अभी PCS में एक क्वेश्चन आया था, रिसुसिटेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं CPR बोलते हैं। और ALS होता है, ALS आपको एडवांस लाइफ सपोर्ट जो होता है ALS बोला जाता है। जैसे बोला जाता है मरीज़ को ALS पे रखे हैं तो एडवांस लाइफ सपोर्ट बोला जाता है। एम्बुलेंस नेटवर्क हो गया, ये सब आप मतलब यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब देखा जाए इमरजेंसी मेडिसिन ये सब क्यों डेवलप हुआ, तो उसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि गोल्डन आवर क्या होता है। तो मरीज़ का जैसे हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसका 1 आवर क्या होता है, एक तरह से गोल्डन आवर आता है। अगर 1 घंटे के अंदर वो अस्पताल में चला जाता है तो उसकी लाइफ बच सकती है, उसी को हम लोग गोल्डन आवर बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला बातें बता दी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है 27 नंबर का। तो 27 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे नीचे दिए गए 2 कथनों में एक को क्या असर्शन और दूसरे को रीजनिंग, मतलब आप जानते हैं असर्शन रीजनिंग। तो असर्शन रीजनिंग वाला है, सबसे पहला यहाँ पे दिया है शिक्षा, एजुकेशन, जनसंख्यिकी लाभ जिसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को वास्तविक आर्थिक लाभ इकोनॉमिक गेन में बदलने का एक प्रमुख साधन है, ठीक। ये बात बिल्कुल सही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वह स्थिति है जब किसी देश में कार्यशील वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोगों का अनुपात अधिक होता है। जैसे इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन देखा जाए एकदम मतलब 60% पॉपुलेशन एक तरह से वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमने अभी आपको डिस्कस किया था 15 से लेकर 64 वाले एज का, ठीक। इसके बाद देखा जाए दूसरा यहाँ पे है शिक्षा, विशेषकर महिला साक्षरता, फैमिली लिटरेसी, प्रजनन यानी फर्टिलिटी रेट को कम करने में सहायक होता है, जिसमें जनसंख्या की केवल संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी या पॉपुलेशन में सुधार होता है। अगर ये क्वालिटी या पॉपुलेशन यानी कि क्वालिटी एजुकेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, हेल्थ केयर होगा, मतलब अच्छे स्वस्थ रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलेगा। यानी कि जनसांख्यिकी जो लाभांश है वो तभी मिलेगा जब ये सारे क्वालिटी आएगा। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तभी आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कुछ मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आप जानते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी में बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो देखा जाए हमने डिस्कस करने के लिए यहाँ पे रखा कि इस सेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ क्वेश्चन रखे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे आते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। तो अभी हम मैच नहीं कर रहे हैं, अभी आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में देखा जाए जैसे एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर में। यानी हम इसमें कह सकते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी हो गया,
फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब मतलब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, मतलब जिसमें मॉडर्न फार्मिंग, ड्रिपिंग इरिगेशन, डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन, ये सब मतलब एक तरह से किसानों के मतलब कि इससे क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, अगर हम शिक्षित किसान करेंगे तो ये सब आते हैं, ठीक है। तो हम अब ऑप्शन मैच कर रहे हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर एक कौन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखा जाए प्राइमरी सेक्टर में जो मैचिंग हो रहा, तो पहला तो अभी हमने बताया था कमर्शियल फार्मिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये तो पहला प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, ये फोर्थ, ये का आपका फोर्थ हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसे द्वितीय हम लोग क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए इंडस्ट्री आएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिसे हम लोग उद्योग, निर्माण, फैक्ट्री, उत्पादन, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है, ये सब आता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, कौन सी तकनीक चाहिए, तो जैसे टेक्निकल एजुकेशन, ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट, स्किल लेबर फोर्स, ये सब चाहिए जो हमने अभी स्किल लेबर फोर्स। तो यहाँ पे देखा जाए टेक्निकल स्किल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ये चाहिए, तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पे बी का आपको थर्ड दिया है, ठीक। अब आते हैं तृतीय सेक्टर में, टर्सरी, ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में अगर देखा जाए हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, बैंकिंग आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिसर्च हो गया, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे आएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या चाहिए कि IT, फाइनेंस, वैल्यू एडिशन ये चाहिए, तो आपको यहाँ पे आपको मैच कर सकते हैं कि C का सेकंड मैच कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि डेमोग्राफिक इम्पैक्ट में जैसे मेनली फैमिली एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे फर्टिलिटी रेट कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी कम करना, मेंटल हेल्थ हो गया, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ये सब आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि D का हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं। तो आप मैच कर लीजिए, ये ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, तो इसमें ऑप्शन आपका A का फोर्थ, तो एक से ही मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो 2 स्टेटमेंट दिया है, तो आपको पता लगाना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला आप पढ़ते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटी के विस्तार से केवल जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। इसका श्रम बल, भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा स्वास्थ्य, विशेषकर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में पोषण, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य सुरक्षा, जिसे हेल्थ प्रोटेक्शन बोलते हैं, सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है। सही बात है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक दूसरे से मतलब पूरक प्रमाण देता है, यानी कि जुड़ा हुआ बताता है। तो आपको सेकंड वाला एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड यानी कि B ही करेक्ट होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप जानते हैं एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल हो गया, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, ये सब। और जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हाई प्रोडक्टिविटी आ गया, मतलब रिडक्शन ऑफ डिजीज बर्डन हो गया, हाई इनकम हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, ये सब आप मतलब ऐड कर सकते हैं। तो हेल्थ प्लस एजुकेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप यहाँ पे ट्रिक याद रख सकते हैं, हेल्थ प्लस एजुकेशन वर्ल्ड बैंक के अनुसार है भाई। तो इसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ये मतलब वर्ल्ड बैंक में यूज किया जाता है, ये मतलब अवधारणाएं यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मानव पूंजी निर्माण से ही रहे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही है, ठीक है।
तो अब ये थोड़ा दूसरे टाइप का है क्वेश्चन, वो दूसरे टाइप का था। तो यहाँ पे भी एक तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे लेकर देखा जाए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक, तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला, शिक्षा श्रमिकों को तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल प्रदान करता है, इससे उत्पादकता क्या प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बढ़ावा देता है तथा नई तकनीकों के विकास में सहायता करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं महिला शिक्षा, वुमन एजुकेशन का बाल अवस्था चाइल्ड हेल्थ और पोषण पर नकारात्मक या नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो बात एकदम गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है, तो यही फॉल्स है। डी, शिक्षा व्यक्ति के अधिकारों राइट के प्रति जागरूक बनाकर सामाजिक गतिशील यानी सोशल मोबिलिटी बढ़ाती है तथा असमानता इनइक्वलिटी कम करता है। ठीक, ये बात सही है। आगे चलते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन पे, अब 31 क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथन एक मतलब असर्शन रीजनिंग, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, असर्शन रीजनिंग पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे दिखा आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 25 और 26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है के अनुसार हेल्थ और एजुकेशन दोनों मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रमुख और पूरक स्तंभ है। ये बात सही है। ये तो मतलब ऊपर भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के भी अनुसार हो गया। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य पर किए गए निवेश सीधे श्रमिक उत्पादकता लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होता है, इसलिए स्वास्थ्य को केवल आर्थिक व्यय या इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक निवेश यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये भी बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए ये वाई का आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बातें हैं, दोनों सही बातें हैं, तो आपको क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों यहाँ पे रीजनिंग असर्शन दोनों सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर का, और इसमें ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव पूंजी के रूप में स्वास्थ्य हेल्थ के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता लगाना है कौन स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए, ये सब क्वेश्चन आप अगर मतलब उतना अच्छे से नहीं जान रहे तभी आपको मतलब एक कॉमन सेंस के रूप में रहता है, तो कोई ऑप्शन देख के एक डिडक्टिव मेथड लगा के एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। और हमने बताया था कम्युनिटी मेडिसिन वाला आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो इसके मेनली देखा जाए क्वेश्चन वैसे तो एक ही में आपको जीएस वाले पार्ट में 9th वाला पॉइंट दिया गया है कम्युनिटी मेडिसिन, लेकिन हमने बताया कि हर टॉपिक में आपको वो वाला पार्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको करना है, तो आपको लगभग उसमें से आप कह सकते हैं 20 क्वेश्चन लगभग आ सकता है। उसमें प्रोग्राम भी दिया है, तो इकोनॉमी में भी प्रोग्राम आ जाएगा, फिर जियोग्राफी में भी आ जाएगा, पॉलिसीज वगैरह भी दिया है, सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, आपको क्वेश्चन भी सारे कर लिए हैं। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे आता है स्टेटमेंट स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं अधिक समय तक और अधिक क्षमता इफिशियंसी के साथ कार्य कर सकता है, जिससे कार्यस्थल पर अनुपस्थित एब्सेंटिज्म कम होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब एब्सेंसी कम करने के लिए मतलब वो स्वस्थ रहेगा तो आएगा ही काम पे और करेगा अच्छे से।
ये भी बात सही है। ठीक। दूसरा, माल न्यूट्रिशन और खराब स्वास्थ्य का बच्चों की शिक्षा प्राप्ति यानी कि एजुकेशन अटेनमेंट तथा बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये भाई तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब स्वस्थ जनसंख्या यानी कि श्रम बल जो लेबर फोर्स है में अधिक भागीदारी करता है, जो विशेष रूप से महिलाओं और वृद्धजनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। बेहतर स्वास्थ्य से कार्यस्थल पर दुर्घटना यानी कि वर्क प्लेस जो एक्सीडेंट है कम होती है तथा औद्योगिक उत्पादकता इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होता है। तो ये भी बात सही। तो हमारा यहाँ पे सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी 1, 3, 4 बी में आ रहा है तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य लिखा हुआ, हेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ, और शिक्षा एजुकेशन स्वयं एक बड़े सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि में निम्नलिखित में से किन संस्थानों का योगदान रोजगार एम्प्लॉयमेंट और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सहायता होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला है यहाँ पे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ये तो है ही है। दूसरा, स्कूल और विश्वविद्यालय जो है, स्कूल यूनिवर्सिटी ये भी है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये भी आ जाएगा, और कुछ डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में वो भी आ जाएगा। तो इसमें सब इस तरह के आंसर में तो सभी हो जाएगा। जैसे आप मेडिकल अस्पताल में देखा जाए, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, फार्मासिस्ट देंगे, टेक्नीशियन देंगे, ये हेल्थ के सर्विस सेक्टर को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। स्कूल और यूनिवर्सिटी में टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सब ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करते हैं एक तरह से। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, और टेक्निकल एजुकेशन और इंटरप्रेन्योरशिप ये इंडस्ट्री और स्किल वर्कफोर्स को अच्छा बढ़ाते हैं। डिजिटल एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, डिजिटल स्किल हो गया, डिस्टेंस लर्निंग हो गया। ये नॉलेज इकोनॉमी को एक मजबूत स्तंभ के रूप में आजकल कंसीडर होते हैं। तो सभी इसमें होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पर निम्न में से किसका परिणाम है? नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया नेचुरल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में आपको बर्थ माइनस डेथ हो जाएगा, मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो बर्थ माइनस डेथ होगा। ठीक है। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन बाहर से आने वाले, और डेथ में क्या होगा, बाहर जाने वाले, इमाइग्रेशन। ठीक। तो ये एक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो आपको यहाँ पे पता है कि क्रूड बर्थ रेट हो गया, जो हमने बर्थ रेट की बात किया। दूसरा क्रूड डेथ रेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही दो आएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा, तो ये भी ही आएगा आंसर। तो हमने ये बता दिया। नेचुरल ग्रोथ रेट में क्रूड कि आप अगर इसे कंप्लीट नेचुरल ग्रोथ रेट कहेंगे तो क्रूड बर्थ रेट बोला जाएगा, और माइनस क्रूड डेथ रेट कहेंगे, यही आपका आ जाएगा। ठीक। अब क्रूड क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट किसे बोलते हैं? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जो जन्म लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। वहीं पे देखा जाए इसका उल्टा कि अगर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में कितने मृत्यु होते हैं, कितने डेथ होते हैं, उसे हम लोग क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ और दिया है, जैसे फर्टिलिटी दिया है। ये फर्टिलिटी एक महिला द्वारा जीवन काल में जन्म बच्चों की औसत जो होता है उसे हम लोग फर्टिलिटी बोलते हैं। फर्टिलिटी रेट इस समय 2.1 है। और मैरिज तो अलग चीज़ है, यहाँ पे मैरिज तो नहीं, माइग्रेशन होता तो सही रहता है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलता है,
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सही अनुक्रम दर्शाता है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कहा जा रहा है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या आता है, हमने आपको बताया था, ये कम्युनिटी में भी बताया था कि इसमें 5 स्टेज मेनली होते हैं। ठीक है, अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात किया जाए तो 5 स्टेज बोला जाता है। सबसे पहले क्या होगा, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट आता है, उस तरह का सबसे पहला, मतलब पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर भी रहे हैं। जब हेल्थ उतना बढ़िया, मेडिकल साइंस बहुत अच्छा नहीं था उस समय होता। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, हाई बर्थ होगा और मतलब कि यहाँ पे फॉलिंग डेथ रेट, मतलब डेथ रेट क्या गिरता हुआ नज़र आएगा। ठीक, थर्ड जो मतलब स्टेज होगा, इसमें थर्ड स्टेज में डेथ रेट बर्थ रेट भी क्या होगा, मतलब कि फॉलिंग बर्थ होगा और लो डेथ रेट होगा, मतलब डेथ भी लो होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए फोर्थ स्टेज जो होता है लो बर्थ होगा और एंड लो डेथ होगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेज जो होता है जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाता है, ये तो मतलब निगेटिव ग्रोथ होता है। फिफ्थ मतलब बर्थ रेट क्या हो जाएगा, डेथ रेट से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए जो इंडिया का है इस समय, तो इसमें किस स्टेज में आ रहा, थर्ड स्टेज में आ रहा, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज माना जा रहा है इसे। तो इसमें यानी कि फॉलिंग बर्थ रेट तो है लेकिन लो डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच करना है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, तो ये पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे लो बर्थ रेट दिया है, लो डेथ रेट। ठीक है, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट आना चाहिए दूसरा, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ता है। उसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा, हमने ये 5 स्टेज यहाँ पे बताया। 4 स्टेज बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि 5 स्टेज भी होगा, जिसमें क्या होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगा बर्थ रेट से। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको सभी स्टेज। नेक्स्ट देखा जाए इसी से रिलेटेड यहाँ पे माल्थुजियन का है। तो माल्थस देखा जाए इकोनॉमी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कहीं भी माल्थस आ ही जाते हैं। तो रॉबर्ट माल्थस के बारे में यहाँ पे देखा जाए दिया है तर्क। तो यहाँ पे मैच करना, मतलब कि आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है, तो इसे हम लोग फिल करते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पर दिया माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश, तो आप जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ता है आपको पता है कि ये ज्योमेट्रिकल बढ़ता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, मतलब कि स्क्वायर में ऐसे। ठीक है, और 16 हो गया, इस रेट से बढ़ेगा, तो ज्योमेट्रिकल हो गया, प्रगति में बढ़ती है। जबकि कृषि उत्पाद जो मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, यानी कि फूड प्रोडक्ट हो गया, ये अर्थमेटिक 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेगा अर्थमेटिक। तो यहाँ पे आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा कि जो माल्थुजियन ने बोला था, माल्थस ने, ज्योमेट्रिकल होगा और अर्थमेटिक। पॉपुलेशन क्या है, इसलिए उसने पॉपुलेशन बम का भी डिस्कस किया था अपने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताएं यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने बताया था। डेमोग्राफिक कैरेक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी आ सकता है, सेक्स रेशो आ सकता है, एज स्ट्रक्चर आ सकता है, रूरल डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है, बर्थ रेट भी आ सकता है, डेथ रेट भी आ सकता है, लिटरेसी वगैरह भी इसमें आता है। तो आपको यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन कौन नहीं है, तो अभी पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा, सेक्स रेशो आएगा, रूरल अर्बन पॉपुलेशन भी इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आता है, ये आपको नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये देखा जाए एक तरह से सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आता है, ये सोशो इकोनॉमिक
इंडिकेटर बोलते हैं, उसके कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इस अगर देखा जाए डेमोग्राफिक करेक्टर में तो आपको बहुत सारा आ जाएगा, बर्थ रेट आ जाएगा, डेथ रेट आ जाएगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, और EMMR हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी TFR हो गया, और सेक्स रेशो हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ये सब आएगा। और सोशो इकोनॉमिक अगर देखा जाए इंडिकेटर में, उसमें पर कैपिटा इनकम आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है, मल्टी डायमेंशन इंडेक्स आता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में, अगर आपको ध्यान रखना है तो। नेक्स्ट आता है भारत में प्रथम असमकालिक जनगणना, जो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस स्टार्ट हुआ। सिंक्रोनाइज मतलब बार बार, मतलब एक बार हुआ था फिर मतलब नहीं होने का था, लेकिन मतलब 1881 से वो कंटिन्यूस चल रहा था। तो नॉन सिंक्रोनाइज सबसे पहले भारत में पहले जो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंस था 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था, और यह पूरे देश में एक ही दिन नहीं हुई थी, लेकिन ये क्या मतलब नॉन सिंक्रोनाइज था, अलग अलग टाइम पे हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका 1972 हो गया। और फिर लॉर्ड रिपन आए, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, उसमें रिपीटेड मतलब सिंक्रोनाइज एक तरह से बताया, आर से रिपीटेड, और 1881 में, ठीक है। तो पहले नॉन सिंक्रोनाइज 1872 में, और उसके बाद 1881 से लेके हर 10 वर्ष में होता है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है आप जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में असमयोजित यानी कि 10 की वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट हो जाता है, जो मतलब 10 वर्ष में होता है, के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत अंतिम अंकित किया गया था। तो आपके जान पता है 1971 में। और ये देखा जाए जो ग्रोथ रेट था ये 24.8% था, ठीक है। और मतलब ये ग्रोथ रेट उस समय का था सबसे हाईएस्ट। उसके बाद आपको 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी बातें सही नहीं हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा बात सही नहीं है, भारत में विश्व की मतलब 18.5% जनसंख्या निवास करता है, तो ये बात तो सही नहीं है, 18.7 नहीं होता है, 17.5 होता है इसके अनुसार, मतलब 2011 के अनुसार, अब भले हो गया हो तो इस समय तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था उस समय, ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसमें 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.2 करोड़ की हुई, ठीक है। तो ये देखा जाए ये जो डिकेडल ग्रोथ था इतना मतलब ऐड हुआ था, सही बात है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व क्या दिल्ली में है, ये भी बात सही है, तो आपको यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो आपको ये तो पता है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद देखा जाए यूपी के बाद आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बिहार मिलेगा, और बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है, वेस्ट बंगाल मिलेगा और मध्य प्रदेश मिलेगा। ये तो यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में 4 राज्यों की जनसंख्या और वही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी हमने बताया, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम मैनेज करके बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे यूपी तो दिया नहीं है, तो हम महाराष्ट्र ढूंढेंगे, महाराष्ट्र मिल गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद हमने अभी यहाँ पे बात आया था आपको बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल, तो महाराष्ट्र के बाद बिहार तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसके बाद देखा जाए आपको महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तो महाराष्ट्र ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, तो यही होगा। उसके बाद भारत के वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से
किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी उच्च था? तो ये बिहार में था। और आपको पता है वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे, पर स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक। और इसके बाद देखा जाए आपको बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके बाद केरला आता है, उसके बाद यूपी आता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार फिर वेस्ट बंगाल फिर केरला फिर यूपी, क्योंकि पहले वेस्ट बंगाल था, उसके बाद मतलब ये 2011 में क्या हो गया? बिहार हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे अगर इंडिया का पूछा जाए कभी डेटा, मतलब 2011 के अनुसार तो 382 है स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो फीमेल लिटरेसी रेट आता है, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो होता है, लिटरेसी रेट अगर देखा जाए 17.0% यानी कि 73% है। उसके बाद इसमें दो पार्ट हम कर लेते हैं, एक मेल का तो 18.9 है परसेंट, और फीमेल का क्या हो जाएगा? 64.6% है। तो आपको 64.6 यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य केंद्र शासित मतलब स्टेट यूनियन टेरिटरी में सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? मतलब कि जो ये वाली बात हो जा रहा है, तो इसमें देखा जाए बिहार आ जाता है। बिहार सबसे मतलब कि अगर इसमें मेल की लिटरेसी देखा जाए 71.2% है, और फीमेल की लिटरेसी 51.5 है, ठीक है। वहीं देखा जाए केरला में बहुत हाई है, 94% है, ठीक है। अब देखा जाएगा तो 100% लगभग हो गया होगा, लेकिन ये 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यूपी में क्या है? यूपी में लिटरेसी रेट क्या है? ओवरऑल मतलब मेल फीमेल दोनों को मिला के लिटरेसी रेट 67.7% है। उसके बाद अगर हम दो पार्ट इसमें करें, मेल का लिटरेसी रेट 77.3% है, वहीं देखा जाए फीमेल का लिटरेसी रेट 57.2% है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात सेक्स रेशो क्या है? तो देखा जब ये मतलब कि आपका 943 है जो अंतिम आंकड़ों, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। और 2001 में क्या था? ये 933 था, ठीक है, पर 1000 मेल में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर चाइल्ड की बात पूछा जाए, चाइल्ड में, क्योंकि चाइल्ड मतलब कि 0 से लेकर 6 ईयर तक काउंट होता है चाइल्ड, तो उसमें 2001 में जो ये था 927 था, वहीं 2011 में क्या 919 मतलब कम हो गया, ठीक है। ये तो मतलब जनरली ये क्या है 943 है और ये 919 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात हाई सेक्स रेशो 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है, सेक्स रेशो के रूप में। तो देखा जाए केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जैसे केरल में देखा जाए, केरल में ये अभी अगर बिहार होता है 11, अभी हमने 1100 देखा जाए 1106 लगभग, केरला में 1084 है, वहीं पुडुचेरी में देखा जाए 1338 है, वहीं तमिलनाडु में देखा जाए 996 है, वहीं आंध्र प्रदेश में देखा जाए 993 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात लोअर सेक्स रेशो किस केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है? तो ये देखा जाए दमन एंड दीव ये सब में पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मतलब कि नेशनल औसत आप 943 अभी हमने पढ़ा था, और केरला का बहुत हाई था, और अगर दमन दीव का देखा जाए तो यहाँ पे
18 ही मिलते हैं महिलाएं पर 1000 पुरुष में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनगणना से ही रिलेटेड है। तो ये देखा जाए 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कुल जनसंख्या के सर्वाधिक किस राज्य में है। शेड्यूल कास्ट पूछा जाता है किस में है, तो शेड्यूल कास्ट देखा जाए जो हैं तो SC, तो ये ज़्यादातर पंजाब में है। तो यहाँ पे देखा जाए इसका प्रतिशत क्या है 31.9% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए हिमाचल प्रदेश आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश, ये सब आता है SC के कैटेगरी में। ठीक है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है 341 है, आपको पता होगा, अनुच्छेद मतलब 341। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लोगों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो वही रिपीट हो गया, पंजाब ही हो गया। हाँ, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, हाँ वही हो गया। ये आते हैं क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति वाला, रिपीटेड हो गया था। तो अनुसूचित जनजाति में देखा जाए कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो ST कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, तो ST कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखा जाए मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आता है टोटल मतलब पॉपुलेशन के क्षेत्र में। तो अगर मध्य प्रदेश के बाद MP के बाद अगर देखा जाए किसी का आता है तो महाराष्ट्र हो जाता है, फिर उड़ीसा हो जाता है, फिर राजस्थान हो जाता है। और MP में ज़्यादातर लार्जेस्ट जो ट्राइब होता है आपको पता है ये भील ट्राइब है, और मेजर जो मतलब ट्राइब वाले जो मतलब कि भील हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, ओरन, और ये आर्टिकल देखा जाए 342 के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी यानी कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कोई जनजाति आबादी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, मतलब SC में सबसे ज़्यादा, ST में क्या है एक तरह से एकदम मिनिमम। अब कौन इंडिकेट कर रहे हैं, पंजाब। ठीक है, तो SC में सबसे हाईएस्ट था 31% लगभग, और ST में वहाँ पे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके बाद देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जो प्रजनन दर है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है ये कितना है 2011 के। आप देखा 2.1 हो गया, अभी हमने बताया था, लेकिन अब इससे ज़्यादा था यानी कि 2.4 था, तो ये 2.4 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और फर्टिलिटी रेट आप जानते हैं 15 से लेकर 49 तक मतलब रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है। ठीक है, उसे और ये बार बार हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया जाता है, लगभग यहाँ पे 5th सर्वे हो चुका है, तो ये वही यहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखा जाए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से ही क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार कितना है। तो इसमें देखा जाए आपका जो रेट हो गया, जैसे हमने 2.1 बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 और 21 छत्तीसगढ़ के कुल प्रजनन दर, एक जगह का पूछ रहा है नॉर्मल 2.1 है, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या है 1.8 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, और इसमें अर्बन और रूरल का अलग अलग होता है, अर्बन का आपका कम होगा, रूरल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक, भारत में गिनती जननांकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले भारत के रूप में की जाती है, इसलिए ऐसा क्यों गिना जाता है, क्योंकि देखा जाए मेजर जो पॉपुलेशन है वो 15 से लेकर 64 के आते हैं, तो B, और इस एज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। भारत में देखा जाए अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना मतलब वही 15 से 64 ही माना जाता है, ने अभी बताया था लेबर फोर्स इसे कंसीडर करते हैं। अगर इसमें आयु के अनुसार देखा जाए अलग अलग कैटेगरी, वो भी आपको जानना होगा। तो सबसे पहला देखा जाए 0 से लेकर 14 तक क्या होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोला जाता है, DP बोल सकते हैं। दूसरा हमने 15 से 64 बोला, तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 65 के ऊपर
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डर पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि वृद्ध जनसंख्या वाले लोग बोला जाता है। तो ये आ गया। इसके बाद देखा जाए आपका 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। प्रतिकूल प्रभाव, अब यहाँ पे नहीं ढूंढना है, तो मतलब कि हमें क्या बताना है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसे डिविडेंड ग्रोथ मिल रहा है। बाकी आप देखेंगे ये सब क्या है, गड़बड़ सड़बड़ है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन मतलब आप आराम से निकाल सकते हैं सब। तो हमने पर कैपिटा इनकम का भी, अगर नेशनल इनकम अपान कुल जनसंख्या करेंगे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। आपको फार्मूला बता रहे हैं, नेशनल इनकम अपान पॉपुलेशन, ठीक है, और इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास ये रेट हो जाएगा, पर कैपिटा है रेट, लेकिन ये आपको अभी पर कैपिटा इनकम आपको। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स का योगदान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे में से कौन सा सही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो देखा जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ पर इफेक्ट डालता है, ये बात सही है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, ये भी ठीक है। तो इसमें 1 2 दोनों हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, इनकम हो गया, ये सब बर्थ रेट हो गया, ये सब आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में दूसरी ओर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब मतलब हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब जैसे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है तो लो फर्टिलिटी रेट, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, मैच अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, ये मैचिंग टाइप का थोड़ा सा स्टेटमेंट था, तो आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बाकी अब इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार के कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, युवाओं के प्लान माइग्रेशन से ग्रामीण शिक्षा में बुजुर्गों तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल हेल्थ मतलब सेंटर, मतलब कि मैटरनल के चाइल्ड हेल्थ देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाता है। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों माइग्रेंट वर्कर द्वारा भेजे गए धन यानी कि रिमिटेंस से ग्रामीण परिवारों के निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच क्षमता में पूरी तरह से गिरावट आया है। नहीं, ये गिरावट तो नहीं आया, जब पैसा भेजेंगे तो ये मतलब कि इंक्रीज होगा, तो ये तो गलत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ वर्कर के पलायन से स्थानीय स्तर पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी मतलब गंभीर हो सकती है। जब बाहर शहर में वो चले जाएंगे तो भाई कमी हो जाएगा, तो ये बात सही है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सेकंड वाला रॉन्ग है। और ग्रामीण में जो वर्कर होते हैं उसमें आशा वर्कर, एएनएम हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले हो गए, ये सब आपको रहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, एक प्रवासी मतलब कि श्रमिक यानी कि माइग्रेंट वर्कर के जीवन के उत्पन्न होने वाले हेल्थ रिस्क यानी कि स्वास्थ्य जोखिम के घटनाक्रम को तार्किक और लॉजिकल सीक्वेंस के अर्थात कारण और प्रभाव की श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करना है। ये देखा जाए, ये क्वेश्चन अच्छा। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे जल जनित वाटर बॉर्न श्वसन, रिस्पायरेटरी और त्वचा स्किन संबंधी रोगों के संक्रमण में वृद्धि। ठीक नहीं, अब देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं अगर मैच करना होगा तो स्टेटमेंट पूरे पढ़ने पड़ेगा, तभी ये मैच हो सकता है। तो सबसे हम यहाँ मैच करके बता दे रहे हैं। सबसे पहला देखा जाए, कृषि एग्रीकल्चर पर अत्यधिक निर्भरता और कम लो इनकम के कारण गांव से शहर की ओर पलायन माइग्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 आ गया, तो देखा जाए ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया भैया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि जब
अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे निर्माण, कंस्ट्रक्शन, मतलब रेडी पटरी, स्ट्रीट वेंडिंग आदि में रोजगार जहां सेफ्टी का अभाव होता है, ये आपका फोर्थ आ गया। ठीक, इसके बाद देखा जाए कम आयु के कारण वो स्लम में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले, किराए के मकानों में ये सब में निवास करते हैं, थर्ड। उसके बाद आपका पहला हो जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज होगा, रिस्पायरेटरी होगा, डिजीज होगा, COPD हो जाएगा, और मतलब स्किन संबंधी भी रोग हो जाएगा तो पहला हो जाएगा। तो आप इसे मतलब ऐड कर सकते हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं शहरी अर्बनाइजेशन और मतलब कि प्रवासी माइग्रेंट की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, माइग्रेंट वाले में तो आपको यहाँ पे मतलब मैच मतलब कि कौन स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो सबसे पहला आते हैं आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे, जो है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार शहर केवल निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेजिडेंट है। अब यहाँ पे केवल लग गया, जिनका उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और नॉलेज के आदान प्रदान पे कोई संबंध नहीं। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, एकदम गलत लिख रहा। दूसरा आते हैं स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विसेज की जो पोर्टेबिलिटी होता है सुनिश्चित करना प्रवासी श्रमिक माइग्रेंट वर्कर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। सही है, अगर हम पोर्टेबिलिटी को सही करेंगे तो माइग्रेंट वर्कर के लिए सुविधा होगा, प्रवासी जो श्रमिक होंगे उनके लिए सही रहेगा। तीसरा, प्रवासी श्रमिक जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं कि बार बार स्थान बदलने से जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, डायबिटीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन भी होता है और क्रोनिक डिजीज भी हो जाता है, और कम्युनिटी ऑफ केयर बाधित भी होता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है कम्युनिकेबल डिजीज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शहरों में गरीब बस्ती, अर्बन स्लम के नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज होती हैं की कमी का सबसे गंभीर परिणाम, मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंसिक्वेंसेस दिया है और उसे आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, तो मतलब ये तो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मरीजों का दबाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे और प्रवासी श्रमिक जो माइग्रेंट वर्कर तुरंत बड़े निजी अस्पताल में तो जा नहीं सकते, निःशुल्क इलाज करा लेते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य मानव संसाधन हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स की अधिकता होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे छोटी बीमारी माइनर इलनेस भी देर से पहचानी जाती है और बाद में वो क्या हो जाता है, क्रोनिक हो जाएगा या गंभीर रूप धारण कर लेगा। तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है मजबूत ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ सिस्टम का प्रवासन माइग्रेंट के संदर्भ में क्या मुख्य लाभ हो सकते हैं। देखा जाए ये चीज़, तो अगर हम यहाँ पे बताएं तो इसमें लाभ जो है सी ऑप्शन हो गया, यह गंभीर बीमारी के लिए मजबूरी में होने वाले स्वास्थ्य आधारित प्रवासन, जो मजबूरी में जाते हैं बड़े शहर में, डिस्ट्रेस हेल्थ माइग्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो यही यहाँ पे आंसर होगा। जैसे अगर आपको रूरल एरिया में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, क्वालिटी हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इमरजेंसी केयर सर्विसेज हैं, तो मतलब कि यहाँ पे फोर्सफुली जो हेल्थ माइग्रेंट होते हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 64 नंबर के प्रवासी महिलाओं माइग्रेंट वुमेन को मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज जैसे संस्थागत जो प्रसव होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और टीकाकरण वैक्सीनेशन तक पहुंचने में मुख्य रूप से कौन सी बाधा यानी कि बैरियर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बैरियर दिया हुआ, कौन से बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बैरियर है डॉक्यूमेंट यानी कि पहचान, आइडेंटिटी कार्ड, पते, एड्रेस
और प्रूफ और ये सब के लिए बाध्यता है। इसीलिए आयुष्मान कार्ड आपको बहुत उपयोगी है, वो कहीं भी अप्लीकेबल होता है, ठीक है। यही यहाँ पे सुविधाओं में मतलब की दिक्कतें होती हैं हमें। दूसरा आते हैं यहाँ पे 64 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान समय में तेज़ी से बढ़ती शहरी अर्बनाइजेशन और असंतुलित जीवन शैली अनहेल्थी लाइफ स्टाइल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हेल्थी प्रॉब्लम एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवर न्यूट्रिएंट वाली जो है सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यानी कि फास्ट फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, हाई कैलोरिक डाइट जो लेते हैं, इससे क्या होता है, मोटापा होता है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल से एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन है। और भारत में कुपोषण माल न्यूट्रिशन के समाधान एवं रोकथाम प्रिवेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है पोषण अभियान, यानी कि पोषण अभियान जो चला है, जल मिशन जो जल जीवन मिशन है, जैसे सरकारी योजनाएं कुपोषण सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात सही है। दूसरा, केवल पेट भरने वाला पर्याप्त भोजन यानी इनफ फूड कुपोषण को दूर करने का एक मात्र सबसे प्रभावशील उपाय एकदम गलत है। उसके बाद नियत स्वास्थ्य जांच जो होता है, रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप होगा, टीकाकरण वैक्सीनेशन होगा और डी वार्मिंग मेडिसिन होता है, जो मतलब कि डी वार्मिंग मेडिसिन जो मतलब कि आपको दिया जाता है, मतलब कि हेलमेंथिसाइड वगैरह मतलब वर्म वाले जो होते हैं उनके लिए दवा दिया जाता है, वही यहाँ पे वैक्सीनेशन ये सब। तो ये तीसरा भी सही है, तो इसमें सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट हेल्थ से रिलेटेड। इन्वायरमेंट हेल्थ यानी पर्यावरण स्वास्थ्य और उसके मानव शरीर ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक, इसको हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन का प्रभाव केवल श्वसन तंत्र पे नहीं पड़ता है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कचरे वास्ट के अनुचित निपटारा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग फैलते हैं जो शरीर को कमज़ोर और कुपोषित करते हैं, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये देखा जाए जैसे बरसात आते बढ़ता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज वाला जो जितने भी डिजीज होते हैं वो बढ़ता रहता है। स्वच्छ भारत मिशन इसीलिए चलाया गया, ठीक। तो बाकी आपका वही हो जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है, तो ये असर्शन पे हम लोग आते हैं। पहले, दूषित जल जो कंटेमिनेटेड वाटर है और खराब स्वास्थ्य यानी पुअर सैनिटेशन बच्चों में कुपोषण माल न्यूट्रिशन की समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है, ये बिल्कुल बात सही है, गंभीर बना देता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे दूषित जल के बार से क्या होगा, दस्त, डायरिया होने के कारण शरीर से आवश्यक पानी तथा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट और शोषित होने के बजाय बाहर निकलने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, तो ये भी बात सही है। और ये व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पे एस ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कुपोषण माल न्यूट्रिशन विभिन्न रूपों, फॉर्म और उनके अर्थ यानी कि मीनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे मतलब जो स्टंटिंग होता है, मतलब कि बौनापन, छोटापन, उम्र के अनुसार बच्चे की लंबाई कम होता है, ये सही है। वेस्टिंग जो होता है, ठीक है, जो वेस्टिंग मतलब कि यहाँ पे ओबेसिटी मतलब कि लो वेट हो जाता है, उसे हाइट के अनुसार मतलब उसका वेट कम रहता है, उसे वेस्टिंग बोलते हैं। तो उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कम होता है, तो वेस्टिंग तो मतलब कि लो वेट फॉर हाइट होता है, उम्र के अनुसार बच्चे का वजन बहुत कम होना, ठीक है। तो ये आपका नहीं, अंडर वेटेड उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कम होना यहाँ पे दिया है, ये बढ़ना रहेगा, ठीक है। यानी कि वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट
और अंडर वेट में क्या होगा, लो वेट फॉर एज होता है। और यहाँ पे ये देखा जाए, हम नीचे बताया क्वाशर्कर क्या होता है, ये प्रोटीन से होता है, मतलब सेफ एनर्जी। और यहाँ पे हम दूसरे, ये वैसे तो बी ऑप्शन सही है, हम इन सब का मीनिंग इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप इसे मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान रहता है इंग्लिश वाला। जैसा यहाँ पे स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, ठीक। दूसरा वेस्टिंग जो रहता है, ये लो वेट फॉर हाइट, ठीक। और वहीं अंडर वेट जो रहता है, अंडर वेट ये लो वेट फॉर एज रहता है, एज के अनुसार। यहाँ हाइट दिया हुआ है, यहाँ एज दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए इसीलिए कम होगा क्योंकि उम्र के अनुसार दिया है, ये हाइट के अनुसार देना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और इसके बाद क्वाशर्कर दिया है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। और मर्सामस जो मतलब कि प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी, जैसे हम लोग मतलब यहाँ पे बोलते हैं, इससे होता है, मतलब कंप्लीट दोनों की डिफिशियंसी रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 मतलब कि 70 नंबर का, सिम्टम और इफेक्ट दिया हुआ, और इसे मतलब हमें ऑप्शन बताना है, ठीक। तो मैच करना है, ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें जो मैच होगा वही अधिक पाया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि स्थित मुख्य रूप से छोटे बच्चों, चाइल्ड, गर्भवती महिलाओं और प्रेग्नेंट वुमन और गरीब पुअर पॉपुलेशन में अधिक पाई जाती है, कौन सी स्थिति कम मतलब ज़्यादा पाई जाती है? तो ए को मतलब कि यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन दिया है, तो गलत होगा, तो हम मैच करके बता दे रहे हैं। थोड़ा सा बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो मैच में यहाँ पे देखा जाए सी को आप देखें अंडर न्यूट्रिएंट, और सी में देखा जाए आपका आ जाएगा अंडर न्यूट्रिएंट, जिसे मतलब कि ये जो स्टेटमेंट ये आएगा ये अंडर न्यूट्रिएंट का आएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन के प्रभाव मेजर इम्पैक्ट जो है, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट मतलब नहीं, अलग है। तो इसमें भी हम बता दे रहे हैं, तो कौन कौन सा खतरा हो सकता है। जैसे बच्चों में कुपोषण, उनकी मस्तिष्क मतलब ब्रेन डेवलपमेंट कम हो सकता है, लर्निंग एबिलिटी भी कम हो सकता है, सही बात है। और मॉल नरिशमेंट, वुमन में कम वजन और वाले शिशु लो बर्थ वेट वाले पैदा होते हैं, खतरा बढ़ जाता है। WHO के अनुसार ओवरवेट, मोटापा भी कुपोषण के श्रेणी में नहीं आता है, ये गलत है, आता है, ठीक है। और कुपोषण से मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो 3 को हटा दीजिए, बाकी सही हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए आपका 71 नंबर का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट, हेल्थ और मेजर कंपोनेंट से रिलेटेड है। माल न्यूट्रिशन को गंभीर बनाने वाले एक प्रमुख कारक माना जाता है, और इस कारक में देखा जाए आपको कौन सा इसमें सही हो जाएगा उसे बताना है। तो माल न्यूट्रिशन में, तो इसमें देखा जाए दिया है सुरक्षित जल, सेफ्टी ड्रिंक वाटर, बहुत बेहतर स्वच्छ सुविधाएं और सैनिटेशन फैसिलिटी और क्लीननेस इन्वायरमेंट, यही यहाँ पे ऑप्शन में सही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य शासन और व्यवस्था का अंतिम और सबसे व्यापक उद्देश्य व्हाट इज द अल्टीमेट एंड बोर्ड कास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ गवर्नेंस सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए आपको सी नंबर का सही हो जाएगा, एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना और मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल को सुदृढ़ करना, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखा जाए आपको फिर रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन दिया है, और रीजनिंग असर्शन में भी देखा जाए अगर आप पढ़ेंगे तो ये लग जाएगा, भारत में स्वास्थ्य शासन यानी हेल्थ गवर्नेंस के तहत नीति उपयोग नीति आयोग स्वयं स्वास्थ्य योजनाओं हेल्थ स्कीम को सीधे ज़मीनी स्तर पर लागू करना चाहता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हेल्थ सेक्टर नीति आयोग का मुख्य
कार्य सरकार, गवर्नमेंट और स्टेट की नीति संबंधित मार्गदर्शन मतलब पॉलिसी गाइडेंस देना और सहकारी संवाद कोऑपरेटिव डायलॉग देना। ये बात सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा। नेक्स्ट, नीति आयोग से ही रिलेटेड है। हेल्थ गवर्नेंस और अंतर्गत रणनीतिक दिशा जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होता है प्रदान करने के लिए किन प्रमुख क्षेत्रों को नीति सुझाव दिया जाता है। तो इसमें देखा जाए आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी है, और प्राइमरी हेल्थ ये भी है, और डिजिटल हेल्थ और इनोवेशन भी है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। ये सब है, तो इसमें सी ऑप्शन सारे हो जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत स्वास्थ्य हेल्थ गवर्नेंस जो है, इसमें आपको बताना है कि भारत स्वास्थ्य शासन यानी कि हेल्थ गवर्नेंस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाला निम्नलिखित शासन गवर्नेंस लेवल को मैक्रो एंड माइक्रो स्तर के आधार पर और वही डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखा जाए आपका आ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपको पहला मिल जाएगा लोकल बॉडी, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगा। तो यहाँ पे पहला हो गया, ऊपर से नीचे आपको अरेंज करना था इसीलिए यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले स्वास्थ्य जो हेल्थ इंडेक्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। और इसे सत्य कौन सा कथन है, हम सत्य ही यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आप इसे फिर देख लेंगे। इसमें स्वास्थ्य परिणाम हेल्थ आउटकम और यहाँ पे गवर्नेंस इंडिकेटर और स्वास्थ्य प्रणाली हेल्थ सिस्टम से जुड़े मापदंड शामिल हैं, यही शामिल है। इसके बाद देखा जाए नीति आयोग से ही रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेज होते हैं वही सब यहाँ पे है। यानी कि नीति आयोग से जुड़े स्वास्थ्य शासन हेल्थ गवर्नेंस की चुनौती चैलेंजेज के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखा जाए आपके नीति आयोग के पास स्वास्थ्य हेल्थ रिफॉर्म और स्कीम को ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर प्रत्यक्ष रूप से लागू करने के प्रशासनिक शक्ति लागू वगैरह नहीं करता, केवल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या मतलब डायलॉग देता है। भारत में विभिन्न राज्य स्टेट में स्वास्थ्य डेटा हेल्थ डेटा की गुणवत्ता क्वालिटी कमजोर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की तुलना में कम है। ये सही है, मतलब कि नीचे लेवल पे, तो यहाँ आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद देखा जाए ये लास्ट 2 क्वेश्चन हमें कर लेने हैं, और भी आ जाना 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तीसरे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। नीति आयोग 2035 विजन दस्तावेज में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित दिया गया है। तो ये दस्तावेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें दिया है भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम को सुदृढ़ करना, ग्रामीण स्वास्थ्य शासन रूरल हेल्थ गवर्नेंस से संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट वाला है, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सही है वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें देखा जाए भारतीय इंडियन मतलब संविधान से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 11वीं अनुसूची 11 जो है हेल्थ स्वच्छ सैनिटेशन महिला और वुमन चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट गरीबी पॉवर्टी एलिमिनेशन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसमें है आपको पता होगा 73 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसी में आपको ये मिलेगा। तो पहला या दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित लो लेवल यानी कि विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के संदर्भ में की जाने वाली प्रक्रिया का सही लोकल ऑर्डर क्या है। डिकेंद्रीकरण ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है 4। उसके बाद आपको दूसरा ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यही हो जाएगा। इसके बाद आपको
प्लानिंग में क्रिएशन ऑफ प्लानिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन आता है, क्रियान्वयन, जिसे तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहला आ जाएगा मॉनिटरिंग, निगरानी रखना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 4, 2, 3, 1। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये देखा जाए हमने आपको 80 क्वेश्चन किया, और ये पूरा इकोनॉमिक वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट में है, दूसरे वाले पार्ट में, जिसमें से लगभग 100 क्वेश्चन दिया हुआ उससे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया। इसके बाद हम दूसरा कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।